क्योंकि जो रिग्रेट सर को है मेरे को, वो आपको ना रहे। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप अच्छी होंगे और मैं भी एकदम ठीक। और वेलकम है आपका जेई मंत्रा पे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है यार? लास्ट के 20 डेज में क्या करना है, क्या सारी चीज आज हम आदर्श सर से क्लियर करेंगे। लास्ट की 20 डेज की स्ट्रेटेजी सर बताएंगे, क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। हेलो एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स मेंटर आदर्श शुक्ला। और लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर आज हम बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट 20 डेज में आपको पीवाईक्यू करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं, यही करना है। आपको कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। जितने चैप्टर्स आपने कर रखे हैं अभी तक उन्हीं को रिवीजन करना है। किसी भी नए चैप्टर में नहीं भागना है पीछे। आपको जितना पढ़ा है आपने उसको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है और टेस्ट देना है। और सर काफी सारे बच्चों का रहता है कि कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन वो इसी में भागे रहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं क्वेश्चन आपका बहुत जेन्यून है और मेरे पास भी काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं ऐसे कि सर क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ऑफलाइन जाओ और लेकिन ऑफलाइन में उन्हें समझ में आता नहीं है और फिर वो ऑनलाइन के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। और वो कहते हैं वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन करें, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ऑफलाइन जाए। देखो ये भी एक जेन्यून कार्ड है। बच्चा अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और मम्मी पापा चाहते हैं कि वो क्लास में जाके अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम वेस्ट कर सकता है। और जेन्युइनली 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट यहाँ भी कर रहे हैं क्योंकि वो स्क्रोलिंग कर रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ऑफलाइन जाएं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऑनलाइन अगर आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हो तो आप ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन तैयारी करो, ज़्यादा आपके लिए एफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा ये। और सर एक कॉमन मिस्टेक ये रहती है बच्चों में काफी सारे मैसेजेस कि सर 3 घंटे टेस्ट दे नहीं पाते, लगातार टेस्ट देने का मन नहीं करता, टेस्ट देने में आलस से आता है। तो क्या करें, क्योंकि सिलेक्शन का मेन प्रोसेस टेस्ट ही है ना। तो टेस्ट पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं सीधी सी एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं 3 घंटे बैठ के, अभी नहीं दे पा रहे हो तुम टेस्ट में, तो फिर मैं नहीं मान सकता आपकी आप वहां पे कैसे दे पाओगे। आप ये बताओ, अगर आप 3 घंटे टेस्ट आप यहाँ पे नहीं दे पा रहे हो, मॉक नहीं दे पा रहे हो, तो आप ओरिजिनल टेस्ट में 3 घंटे कैसे बैठोगे। और अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप 3 घंटे एफिशिएंट नहीं बैठ पा रहे हो एक बार में, आपका जो साइकिल है वो एक बार में 3 घंटे का भी नहीं है, तो फिर आप क्या जेई की तैयारी कर रहे हो। धोखा मत करो। 3 घंटे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आप बोर नहीं हो सकते। You are not doing any type of drama. You are preparing for the India's toughest exam at the age of 17, 18, 19. तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, नो एक्सक्यूज। और काफी लोगों ने कमेंट किया था, सर से कुछ पर्सनल सवाल पूछेंगे। सर आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी, क्या टाइम था, और आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या की थी, एक बार बताएं। देखिए, ये आप ज्यादा पर्सनल चले गए हैं, बट बच्चों की डिमांड है अगर, और आपने ये पूछा है तो मैं जरूर आंसर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं यूपी बोर्ड से था, हिंदी मीडियम से, और गोंडा जिले के, जहां से हमारे प्रसिद्ध अवध ओझा जी आते हैं, शुभांकर मिश्रा जी आते हैं, बड़े बड़े नाम। तो वहीं से मैं हूँ। तो हमारे वहाँ पे इतना कुछ आईआईटी के बारे में पता था नहीं तब। मुझे थोड़ा बहुत पता चला, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने अपने दोस्तों को कई सारे बताया। बट एक चीज थी कि वहाँ पे इस चीज का इतना कोई नॉलेज नहीं था। वहाँ पे ट्यूशंस होते हैं और बोर्ड्स के लिए मेरे अंकल पढ़ाते हैं, उनसे मैं ट्यूशंस लिया हूँ 4 साल, 9 से लेकर 12 तक। तो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर एंड हिज नेम वॉज सिपाही लाल मिश्रा। So I'm not promoting him on my channel, but he was the best teacher of my town. तो मैं जब उनसे पढ़ता था तो वहाँ पे मैं धीरे धीरे करके, मुझे जब टाइम मिलता तो मैं यूट्यूब पे देखता, फोन मेरे पास था तो यूट्यूब पे मैं सर्च करता कि जेईई की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। फिर मैंने प्रीमियम कोचिंग में बात की 11th में ही, स्टार्टिंग में कोरोना था उस टाइम पे, तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इस टाइम पे चल रहा है बेटा, क्योंकि ये है वो है, कोरोना है, आप इस टाइम पे नहीं आओगे, आप जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब आप यहाँ पे आओगे, तब तक आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी। और फीस उन्होंने इतनी बताई कि मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, आई कांट अफोर्ड द फी। तो फिर ऐसे ही टाइम चलता गया, बीतता गया, मैंने प्रिपरेशन को छोड़ दिया कुछ दिन के लिए। मैं अपने बोर्ड्स पे स्टिक कर गया, प्रॉपर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना मेरे, और ट्यूशन जाना, उसके बाद वहां से वापस आना, फिर अपनी कॉलेज स्कूल के वर्क करना और ट्यूशन के वर्क करना, फिर सो जाना। ऐसे ही चल रहा था। 11th पूरा इसी में बीत गया। 12th है, 12th में मैंने फिर से बोर्ड्स पे स्टिक किया केवल। और बट इन द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई आई स्टार्टेड टू थिंक दैट आई हैव टू डू समथिंग। आई रियलाइज दैट बिफोर 1 ईयर मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच के मैंने साइंस लिया था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। फिर मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग है उनका, मैंने एक बैच लिया 12th का।
तो वहां से मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, बट मिस्टेक मेरे से ये हुई क्योंकि हिंदी मीडियम में इतने मटेरियल अवेलेबल थे नहीं, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में मटेरियल ले लिया और वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने प्रिपरेशन करी, इधर उधर मिक्स हुआ मेरा, और कुछ गलतियां मैंने की, तो मेरी प्रिपरेशन की लंका लग गई, तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर मैंने ड्रॉप लिया, ड्रॉप में मैं कोटा गया, वहां पे मेरी तबीयत खराब हुई और काफी सारी चीजें मेरे साथ बुरा हुई। और फिर काफी लोग कहते हैं हिंदी और इंग्लिश जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं और कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं, और वो जब इंग्लिश का सब पारा सारी चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल ये कि सारे बैचेस आज इंग्लिश में अवेलेबल है क्यों, तो फिर उनके लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। आप क्या आपने कैसे संभाला लैंग्वेज प्रॉब्लम, आप बताएं कि सारे बच्चे हिंदी मीडियम। देखिए, रियलिटी ये है कि इतनी आसानी से वो संभलता नहीं है। अब तो हिंदी मीडियम में आ चुके हैं, सारे बैचेस आ चुके हैं, कई सारे कोचिंग हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कर रही हैं, बट तब अवेलेबल नहीं था। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में समझने में वो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो मैंने फेस की हैं, तो मेरे दोस्तों ने फेस की हैं, तो मुझे पता है अच्छे से, और आपको भी फेस की है, आप तो मेरे साथ ही थे, मुझे पता है। तो मैं खुद हिंदी मीडियम से था यार, तो मुझे पता था। और सर कोटा जाने का कब मन हुआ, और कोटा किन लोगों को, किन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, कोटा क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इतना हाइप बना कोटा जाओ, अगर आपको आईटी करनी है, नीट करनी हो, तो आपको क्या फायदा हुआ और क्या कमियां आपने देखी कोटा में, वो बताइए। पर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में सर नहीं बताइए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर शॉर्ट में सारी चीजें क्लियर कर दे, तो शॉर्ट फॉर्म में बताइए सर एक बार। तो कोटा जाने का मैं कहूंगा कि जो बच्चा रियली में चाहता है पढ़ना वो जाए, सभी लोग ना जाएं। जो रियल में ये चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं, टाइम वेस्ट ना करूं, वो ही जाएं। जो जाके वहां पे घूमना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, केवल जैसे कि फैमिली उनको कुछ कहे ना, इसलिए कोटा जाके घूमना चाहे, तो फिर उनके लिए नहीं है कोटा, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। और आपने कहा सर कि कोटा मुझे क्या फायदा देगा, और क्या चीज थी जो मुझे पहले करनी चाहिए थी, तो मैं मानता हूं कि कोटा मेरे लाइफ में मेरे को अकेला रहना सिखा दिया। कोटा मुझे खुद से उठना सिखा दिया। कोटा ने मुझे यह सिखाया कि आपके साथ कोई नहीं होगा, तब आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद से उठना पड़ेगा। आप गिरोगे बट आपको उठना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा बट आपको उठना पड़ेगा। कोटा ने मुझे यह सिखाया, कोटा ने मुझे लाइफ के लेसन सिखाए। एक फेलियर है मेरे टैग पे जिसे मैं हटाना चाहूंगा, पूरी कोशिश करता हूं हमेशा, बट वो फेलियर का टैग मेरे पास है कोटा से। बट कोटा ने काफी सारी अच्छी चीजें भी दी है, एक फेलियर का टैग भी दिया और काफी सारी अच्छी चीजें दी। तो ये बस इतना ही मेरा कोटा से मतलब है, और कोटा काफी अच्छी चीज है। ये रहेगा कि आजकल इतना ज्यादा वो क्रिएट हुआ कि आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम सुनाई पड़ेंगे, ये सारी चीजें पड़ेंगी कि आप इन कोचिंग से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और कोटा में क्या कमियां देखा, बच्चे क्या गलतियां करते हैं, कोटा में सिलेक्शन जाने के बाद भी कोटा में सिलेक्शन नहीं होता। मैंने जो कमियां देखी वो उनमें से कुछ थी कि जैसे वहां पे ना बच्चे जाके थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हैं। जिस मोटिवेशन के साथ वो जाते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वो मोटिवेशन धराशायी हो जाता है, तो इसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन पे काफी इफेक्ट आता है। और वो उनके पास ये भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें वो ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, फिर उनका मिस्टेक हो जाता है। ये सब चीजें हैं। और दोस्तों के साथ घूमना, कई लोगों को गलत नशा करने की भी बीमारी हो जाती है, तो ये सब मिस्टेक्स हैं उनके लिए, ये नहीं करना चाहिए। और सर एक कॉमन डाउट ये रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए क्लास के बाद, और टेस्ट कितने फॉलो करने। मान लीजिए कोई फ्रेशर 11 का बच्चा है और या 12th में 2026 से 27 देगा, उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और क्या क्या चीजें फॉलो करनी, क्या चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए, एक बार बताइए। कोचिंग आप कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हो, और 25, 26, 27 के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्लास करो, क्लास के बाद 5-6 घंटे पढ़ाई करो क्लास के बाद, और बैकलॉग ना क्रिएट होने दो, और हर संडे को टेस्ट दो, इंप्रूव करो अपने आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा कि आपके पास इफिशिएंट टाइम है। ठीक है, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यार देखो टेस्ट ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। अगर आप टेस्ट वगैरह नहीं देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत धंधा चल गया है। नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स खरीद लो, फला कोचिंग से ले लो, फला से मेंटरशिप कर लो, यार कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ने के लिए कि आपको इस कॉलेज में जाना, आपका ड्रीम कॉलेज, आपका एम कॉलेज है। सर ने बहुत अच्छी बात बोली यार, कोटा की सारी चीज आपको बारे में बताया, सब कुछ बताया। और सर ने क्या मिस्टेक किया था लास्ट टाइम वो पूछेंगे, क्योंकि जैन अटेम्प्ट पे और अप्रैल अटेम्प्ट में तो क्या मिस्टेक किया था सर से एक बार पूछेंगे, क्योंकि अभी जैन अटेम्प्ट आ रहा है, 20 दिन जैन अटेम्प्ट बचा है 2025 वालों के लिए, तो क्या मिस्टेक वो ना करके जाए। सर एक बार बताएं कि क्या इस बार 2025 वाले मिस्टेक करके ना जाए, आप बताइए। सर जैन अटेम्प्ट में मेरा मिस्टेक हुआ था कि मैं सैचुरेट कर गया था। यस, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, हेल्थ भी इशू आया उसमें। लास्ट टाइम भी काफी सारे बच्चों के साथ उस तरीके से कैसे क्लियर करें। उस तरीके से मैं इफिशिएंट पढ़ाई नहीं कर पाया जिस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए था, और वही रीजन बना मेरी फेलियर का।
तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपको सेचुरेट नहीं करना है, आपको उन लास्ट के 20 दिनों को जो बचे हैं आपके पास उसको अच्छे से करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टाइम टू यू वेस्ट योर टाइम। और सर से कुछ क्वेश्चन आए कमेंट में, बट उससे पहले एक बात ये पूछ रहा कि कोटा के जब आप कोटा थे तब काफी सारे कुछ ऐसे बच्चे कुछ कर लेते थे, सुसाइड का अटेम्प्ट होते थे, काफी सारी चीजें होती थी आपके आसपास, क्या होती थी ऐसी, और आप उन चीजों कैसे निकलते थे, आप नेगेटिव चीजों से कैसे निकले? और इस टाइम पे जब पेपर का लास्ट मोमेंट आता है, बहुत सारी नेगेटिविटी, यूट्यूब की कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीजें आती हैं आपस में, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, हम लोग भी देखते हैं। बच्चों को उससे कैसे दूर, इंस्टा शॉर्ट सारी चीजों से कैसे दूर रखें, और लास्ट के मंथ में कितना उनको पढ़ना चाहिए? सर जैसे आपने कहा कि जो वहाँ पे सुसाइड्स होते थे और सारी चीजें होती थी, उनसे मैं कैसे ओवरकम करता था, तो मेनली देखो, आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको खुशी रखें, हंसा के रखें। मेरे पास मेरा एक दोस्त था जो कि अभी नोएडा में है, और वो काफी ज्यादा हंसी मजाक करता था, तो उस चक्कर में हम लोग खुश ही रहते थे, आपको तो पता ही है। तो इस चक्कर में हम लोगों को इतना कोई फर्क पड़ा नहीं। तो और रही बात कंट्रोवर्सी की, इंस्टा यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की, तो मैं उस पर सीधा सा बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी लाइफ के लिए, आप अपने गोल के लिए नहीं सीरियस हो, तो फिर आप जेई की फील्ड में क्यों आए हो? क्यों आप अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो? है, छोड़ दो ना इसको। आप भीड़ क्यों बन रहे हो? जो कर आपको अच्छा लगे वो करो ना। इस फील्ड को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, कंट्रोवर्सी में पढ़ना, ये आपका काम नहीं है। ये वो लोग जान के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि उनको रीच मिल सके, इंगेजमेंट मिल सके, कोई भी फील्ड हो। बट आप अगर उस कंट्रोवर्सी का पार्ट बनते हो तो ये अच्छा नहीं है। अब जैसे मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूं कि दिवाली पे तो पटाखे फोड़ने से सबको प्रॉब्लम होती है, न्यू ईयर था आज, तो आज काफी सारे पटाखे फूट रहे थे अभी, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। मैंने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, चलो ठीक है सर, मैंने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, आपने भी क्रिएट कर दी। सारे बहुत अच्छी बात बोली यार कि हम लोग क्या होते हैं कि अपने पढ़ाई पे गोल पे फोकस नहीं करते, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इंस्टा पे क्या चल रहा है, और बहुत सारे हैशटैग क्या चल रहा है, इन चीजों से यार दूर रहो, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, पढ़ाई अच्छे से करो, सारी चीज से क्लियर करो। और लास्ट चीज क्वेश्चन पूछो पहले, कुछ जो आपके कम डाउट हो वो मैं पूछ दे रहा हूँ कि जो मैंने लिख रखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों की, लास्ट 20 डेज में क्या मिस्टेक ना करें, लास्ट जो सारे बच्चा है इसमें क्या मिस्टेक ना करें? लास्ट 20 डेज में मिस्टेक आपको ये नहीं करना है कि आपको नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है प्रॉपर, निगेटिव मार्किंग को आपको रोकना है, यही नहीं बस। और सर ये बच्चे का बेटा कि एनआईटी लोअर, मतलब कि एनआईटी में एडमिशन के लिए किसी भी ब्रांच में कि इंटर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट चाहिए? मैं आपको सीधा सा कहूंगा, आप क्यों अभी से क्यों सोच के चल रहे हो? आप 150 टारगेट करके चलो, आप किसी भी कैटेगरी के 150 टारगेट करके चलो। तो 150 टारगेट करो यार, और आप एक एनआईटी में जा सकते हो, अच्छी एनआईटी में, साले बहुत अच्छी बात होती है। और लास्ट के टाइम पे कितने पीआईक्यू डेली सवाल करें, 20 डे में कितने प्रैक्टिस करें, और मॉक टेस्ट कितने रिवीजन किस टाइम करें, क्या करें बस? मैं सीधा सा कहूंगा, आपको 100+ पीआईक्यू इस टाइम पे डेली करने हैं, आपको डेली 100+ पीआईक्यू करने हैं, ठीक है। और एक चीज पूछ रहे थे बच्चे कि अब पैनिक बहुत हो रहे हैं, काफी लोग एग्जाम छोड़ दे रहे हैं, जैन अटेम्प्ट को ना टारगेट करके अपने अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कह रहे हैं मेरा सिलेबस कंप्लीट है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, तुम्हारे लिए सीधा सा एक फंडा है मेरा, तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो, जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उतना ही लेके चलो, लेकिन पेपर दो। बिकॉज अगर आप पेपर नहीं दोगे तो भी आपके लिए एक बर्बाद जाना है। आप पेपर दोगे, आपको मिलेगा ही कुछ, आपको सीखने को मिलेगा। आपका जितना होगा सिलेबस उसी को अच्छे से करके आप पेपर दो, जरूर पेपर दो। तो आपको टाइम नहीं है, पेपर नहीं छोड़ना चाहिए, इट्स माई ओपिनियन। और एक चीज बात करूंगी, इस टाइम पे काफी सारी चीजें चल रही है कि सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ, और इसका सर जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर आपको भी बताएंगे। और सिंगल पेपर जो कहते हैं लाइफ डिसाइड होगा, तो 3 पेपर होते हैं ये लाइफ डिसाइड, हाँ मतलब आपको 4 साल जरूर डिसाइड करेगा। टायर 3 कॉलेज, इससे पहले सर तो पूछेंगे कि सिंगल पेपर के बारे में क्या कहेंगे सर, एक आदमी बताए। सर ये जो सिंगल पेपर वाला है, ये मुझे बहुत खराब लगता है। पहली बात तो जेई में सिंगल पेपर नहीं होता, ठीक है, 3-4 पेपर हो जाते हैं कुल मिला के एक ही साल में, 2 एडवांस के और 2 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको मेंस के। अगर आप एक भी देते हो तो 3 हो गए आपके, और अगर आप दोनों अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके 4 पेपर हो गए। तो आप एक पेपर तो बचा नहीं भाई, 4 पेपर हो गए। तो आप क्या कहोगे कि फोर्स सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर? ये आप क्या बकवास कर रहे हो? ये 4 पेपर ना आपके 4 साल डिसाइड करेंगे, आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप प्राउडली कहीं कह पाओगे कि हाँ मैं उस कॉलेज से हूं। तो आपको वेस्ट नहीं करना है, इट्स माई ओपिनियन। हमने बहुत अच्छी बोली यार कि 4 साल आप क्या करेंगे, किस सोसाइटी में जाएंगे, किस अच्छे कॉलेज में, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में जाने का आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल रहेगा, अच्छा सोसाइटी रहेगा, आप स्पोर्ट में जाना चाहेंगे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, स्टार्टअप करना चाहेंगे, कोई इनोवेशन आइडिया, कोई बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें क्रिएट है जो आपके माइंड में क्रिएटिव चीजें होंगी वो आप बनाएंगे। बट लास्ट ये था कि
और कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। टायर 3 कॉलेज के ड्रॉबैक सबसे पूछेंगे, क्योंकि काफी लोग रहते हैं कि मैं आसपास के कॉलेजों में तो एडमिशन ले लूंगा, बट टायर 3 कॉलेज का रियल चीज क्या है, डार्क चीज क्या, उसमें सारा क्लियर करके बात बताइए क्या चीजें डार्क है। टायर 3 कॉलेज की रियलिटी मैं यही कहूंगा कि टायर 3 कॉलेजेस आपको इतना दर्द देंगे कि आप उसको सह नहीं पाओगे। जैसे मेरा सपना था एक एंटरप्रेन्योर बनने का, अभी भी है, बट यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मुझे। और ना मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली भी इतनी रिच नहीं है कि वो मुझे 10 लाख 15 लाख मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में लगा सके, मेरे स्टार्टअप में लगा सके, तो मुझे कहां से मिलेगा हर चीज। टायर 3 कॉलेजेस की यही ड्रॉबैक है, आपको वहां पे इतना दुख मिलेगा, इतना दर्द मिलेगा आपको कि आप झेल नहीं पाओगे। इससे अच्छा कि आप पढ़ाई कर लो, अभी आपको घोट घोट के जीना पड़ेगा, ठीक है, तो आप पढ़ाई करो, और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलो यार, बहुत बढ़िया बात बोली कि टायर 3 कॉलेज को इधर आपको कॉलेज जाने का मन नहीं करेगा, कॉलेज का कोई इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, टाइम पास कुछ नहीं होगा, एक स्कूल टाइप की फीलिंग आपको आएगी, जो अच्छे स्कूल होते थोड़े बहुत सही, काफी कैंपस बड़ा होता है, उस टाइप की स्कूल वाली फीलिंग आपको आएगी, और प्लेसमेंट वगैरह जो पैसा आप खर्च करोगे, काफी सारा प्राइवेट पैसा, क्योंकि टायर 3 का पैसे ऐसा नहीं कि पैसे कम लेते हैं, लेते उतने पैसे भी है ना, उतने पैसे लेते हैं। और मैं तो ये कहूंगा यार कि इतना मेहनत करो कि रेग्रेट ना रहे, एटलीस्ट लास्ट टाइम पे रेग्रेट ही बचता है। अगर आप मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे, तो आपके पास रेग्रेट नहीं बचेगा। मैं यही चाहूंगा कि आपके पास तो यार मैंने तो मेहनत किया था, कोई बात दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे हूँ भाई, मैंने अपना 100% दिया, ये आप कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे, अपने घर वालों के सामने नजरें मिला पाओगे, तो आप नजर नहीं मिलाओगे पाओगे यार पापा मम्मी से। और हाँ, ये हमारा जो पॉडकास्ट सीरीज है, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू हो, तो आप उसमें अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, और मैं आगे इस पॉडकास्ट सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, आपको और स्पीकर ला लाके, बट आपको उसके लिए रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।